नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा हाउसिंग लोन, मकान लोन कैसे मिलेगा, कौन कौन पात्र होंगे। लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारी स्ट्रेंथ है। और अगर आप हमारा ये काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको मेरी ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं जो मैंने आपको वीडियो बनाया। तो चलो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ और बताते हैं कि हाउसिंग लोन के लिए कौन कौन पात्र हैं। तो हाउसिंग लोन किस लिए मिलता है ये भी मैं बताता हूँ। हाउसिंग लोन एक्चुअली इसमें पात्रता ये है कि आप एक नया मकान खरीद रहे हैं तो आप पात्र हैं। आप यदि मकान प्लॉट के साथ बनाना चाहते हैं तो भी पात्र हैं, यानी प्लॉट आपने खरीदा फिर आप मकान बनाएंगे तो दोनों चीजें बैंक दिलाएगा, वो भी पात्र हैं। यदि आप मकान अपना फ्लोर ऊपर बनाना चाहते हैं आप वो भी पात्र हैं। यदि आप अपने मकान को रेनोवेट करना चाहते हैं आप तब भी पात्र हैं। इसमें आयु सीमा क्या होगी? इसमें आयु सीमा जो है कम से कम 23 साल, कुछ बैंक आपको 21 साल भी ले लेंगे, लेकिन आप मान के चलिए 23 साल, अधिकतम आपके रिटायरमेंट एज तक। कई कंपनियों में या कई गवर्नमेंट पीएसयूज वगैरह में 65 साल भी है, 62 भी है, 60 भी है। तो आप 60 साल की उम्र अगर यदि आप रिटायरमेंट हो रहे हैं तो वहां तक आपको ये लोन मिल सकता है। अधिकतम जो लोन देने की जो म्याद है, जो वर्ष है, वो 30 ईयर्स तक के है। यदि आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 30 साल तक का लोन मिल जाएगा। अब बात आई है पात्रता और दस्तावेज। आयु सीमा तो हमने आपको बता ही दिया है। और ये आय और योग्यता, आय में आपकी सैलरी होनी चाहिए कम से कम 15,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए। 15 से 25 का मतलब ये हुआ कि कुछ कंपनियां 15,000 यानी कि बैंक कुछ 15,000 पर भी हाउसिंग लोन दे देंगे, कुछ 25,000 पर भी देंगे, कुछ 22, इस रेंज की मैं बात कर रहा हूं। तीसरी बात कि अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी, पुराना लोन, क्रेडिट कार्ड या कोई किस्त जा रही है तो उस 15,000 या 25,000 जो वर्तमान में आपको सैलरी आपके खाते में मिल रही है उसको घटा के ही वो सैलरी मानी जाएगी। यदि वो बचती है यानी काटने के बाद 15,000 बच रही है तो ही आपको आगे के लिए लोन एप्लीकेशन कंसीडर लीक की जाएगी। फिर बढ़ते हैं नौकरी पेशा वालों के लिए क्या होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए नियमित नौकरी होनी चाहिए, कम से कम 2 साल उन्होंने नौकरी कर ली हो, वित्तीय वर्ष पास कर गए हो। उसके लिए सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और पीएसयू भी हो सकते हैं। न्यूनतम वेतन हमने आपको बता ही दिया है कि उनकी न्यूनतम वेतन 15,000 से 25,000 रुपए, आयु सीमा भी आपको हमने बता दी है। और अब बात करते हैं दस्तावेज। इनको लोन कब मिलेगा और उनको क्या क्या दस्तावेज सबमिट करने हैं। तो सबमिट करने के लिए आपको कम से कम 3 माह का वेतन पर्ची, बैंक की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी, फॉर्म नंबर 16 या इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें से दोनों में से कोई एक चीज। व्यवसायी या रोजगार और बिजनेसमैन के लिए व्यवसाय का अनुभव कम से कम 2 साल यानी कि 2 साल का आपका बिजनेस पीछे चलते हुए होना चाहिए। उसका मतलब यह हुआ कि आपने ऐसे तो बोल दिया 2 साल हो गया साहब, लेकिन हमको इसका मतलब अर्थ यह हुआ कि आपने कम से कम 2 साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया हो। अगर ये कर दिया है तो ही आप पात्र होंगे। नियमित आय आपकी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई इनकम नहीं है और आपने रेगुलर इनकम नहीं है। तीसरी बात, कंपनी या फर्म आपकी प्रॉफिट में होनी चाहिए, यानी कि फायदे में होनी चाहिए। अगर घाटे में है या ना घाटा है ना मुनाफा है, एवरेज है, तभी लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि लोन तभी मिलेगा जब आप प्रॉफिट में होंगे, आप कुछ कमा रहे होंगे, तभी आप हमारी किस्त वापस दे पाएंगे। क्योंकि बैंक कोई भी लोन ले उससे पहले ये देखता है कि ये मेरा पैसा वापस ब्याज सहित कैसे करेगा। तो उसकी संतुष्टि व्यवसायी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न से होती है और उसके करंट अकाउंट की स्टेटमेंट देखकर होती है। और नौकरी पेशा वालों के लिए ये पता लगता है वेतन पर्ची से और साथ साथ में उसका मिलान होता है बैंक स्टेटमेंट से और 16 नंबर फॉर्म और आईटीआर से। इन चीजों से पता लगता है कि हाँ, व्यक्ति लगातार
नौकरी में है और उसको बाकायदा 30 तारीख या जो भी बैंक कंपनी ने डिसाइड किया उस तारीख को उसको तनख्वाह मिलती है। ये हो गए रेगुलर इनकम। अब बात आते हैं व्यवसायी का, जो हमने बताया प्रॉफिट में होना चाहिए, उसके बाद उनके दस्तावेज क्या चाहिए, तो वो भी हमने बता दिए कि ITR पिछले 2 साल से होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और साथ साथ में GST की कॉपी। यदि GST की कॉपी नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है उस पर तो कोई बात नहीं। KYC दस्तावेज में दोनों KYC दस्तावेज तो सभी लोनों में चलते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। KYC कॉमन आजकल होती, आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा, और साथ में पैन कार्ड भी जरूरी है। यदि 2 चीजें हैं तो लोन प्रोसेस हो जाएगा। और अधिकतम जो दस्तावेज आपके हों, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और राशन कार्ड, ये भी आप दे सकते हो यदि हैं। यदि नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको मेनली 2 पेपर बहुत जरूरी होते हैं किसी भी लोन देने के लिए, आधार और पैन। इसके अलावा संपत्ति के दस्तावेज मींस जो प्रॉपर्टी, अभी तक तो हमने ये बताया कि जो लोग पात्र हैं, तो ये पात्रता मैंने बता दिया, यानी बैंक से जाने से पहले आपको ये दस्तावेज यदि हैं और आप इकट्ठे कर लीजिए, एक फाइल में लगाइए। साथ साथ में अब हम जो दस्तावेज चाहिए, अब मूल बात पर आते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज आपको होने चाहिए बैंक को दिखाने के लिए, जिससे आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि उस मकान की बैनामा, जिसको हम रजिस्ट्री या बैनामा भी कहते हैं, वो कॉपी आपको पूरी कंप्लीट एक आपको सेट बनाना है और उसकी फोटो कॉपी आपको बैंक को अपने ये दस्तावेज जो मैंने बताए हैं, वेतन पर्ची और ITR वगैरह के साथ आपको लगा के बैंक को देना है। दस्तावेज में ध्यान रखिएगा साथियों कि हमको इसके अलावा क्या चाहिए होगा, जैसे हाउस टैक्स की स्लिप, यदि आपने टैक्स दिया है, यानी कि जिस व्यक्ति का मकान खरीद रहे हो उसके हाउस टैक्स की स्लिप होनी चाहिए, कंप्लीट ड्यू नहीं होना चाहिए। एक यानी कि नगर निगम या नगर पालिका जहां भी आप रहते हैं उसका एक नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लेना, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि आपने हाउस टैक्स स्लिप दिखा दी साल दर साल। यदि आपकी कोई मिसिंग है तो आप बैंक से नगर निगम से आप नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लेंगे, यानी का अदेय प्रमाण पत्र, आपके ऊपर कोई टैक्स बकाया नहीं है, यानी कि उस प्रॉपर्टी पर टैक्स बकाया नहीं, आपका मतलब उस प्रॉपर्टी जो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। दूसरा कि आपको रजिस्ट्री हमने आपको बता ही दी। एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि जो आप मकान खरीदना चाहते हैं उसके साथ एक 100 रुपए के स्टैंप पेपर, और जिस भी स्टेट में हो आप, उस स्टेट का जो एग्रीमेंट लॉ कहता है कि कम से कम इतने रुपए पर स्टैंप के ऊपर आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, वो जैसे उत्तर प्रदेश में 100 रुपीज का स्टैंप पेपर लगता है एग्रीमेंट टू सेल, या कोई भी एग्रीमेंट, इवन आपका जो मकान का किराया है उस पर भी 100 रुपीज का ही एग्रीमेंट होता है। तो आपको 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि बेचने वाला बेचना चाहता है आपको और आप लेना चाहते हो, दोनों तरफ से साइन होंगे और वो फोटोकॉपी उसकी एग्रीमेंट टू सेल की लगेगी, जिससे कि बैंक को ये कंफर्म हो सके कि आप इसका वाकई में लोन लेना चाहते हो और वो देना चाहता है। इसके अलावा हमने आपको टैक्स रसीद बताई दी है। कब्जा प्रमाण पत्र, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से भी, और आपको पब्लिक डोमेन में भी रहता है डिस्कशन में, कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी भी प्राधिकरण यानी कि जैसे LDA, KDA, DDA और डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो भी हो, वहां से उन्होंने अलॉटमेंट दे दिया मींस, बट कब्जा नहीं मिला। अलॉटमेंट हो गया, कब्जा प्रमाण पत्र अलॉटमेंट में दोनों फर्क है, यानी कि हमने आपके नाम से इशू तो कर दिया लेकिन अभी हमने आपको फिजिकल पोजीशन नहीं दिया, तो फिजिकल पोजीशन भी देना जरूरी होता है, वो कब्जा प्रमाण पत्र होता है। ये जो स्मॉल सेंटर्स हैं, जैसे अगर आवास विकास का नहीं है, किसी प्राधिकरण का नहीं है और आप नगर पालिका के अंतर्गत रहते हैं, तो वहां पर पोजीशन नाम की कोई ऐसी चीज होती नहीं है, तो वो डिपेंड करता सिचुएशन और केस टू केस के ऊपर। लेकिन यदि वो किसी प्राधिकरण की प्रॉपर्टी है या प्राधिकरण के अंतर्गत आप आते हैं जिसको उनकी प्रॉपर्टी ली है, तो पोजीशन लेटर चाहिए होगा, वो मस्ट है। साथ साथ में आपको इसके अलावा क्रेडिट स्कोर, जिसको हम
कई बार सिबिल स्कोर भी कहते हैं। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन। अब बात आती है कि बैंक आगे क्या करेगा। फाइल आपने सबमिट कर दी, उसके बाद बैंक आपका सिबिल स्कोर ट्रांस यूनियन की साइट पर जाकर आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा कि आपका सिबिल स्कोर हमारी बैंक की पॉलिसी से मैच करता है या नहीं करता है। अब उसमें भी दो बातें हैं कि हम आपको आरओआई क्या देंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिबिल स्कोर दो बातों के लिए चेक किया था। एक, सिबिल स्कोर कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं है। आपने तो बहुत अच्छा अपना वर्बल इंटरव्यू बता दिया, नहीं सर मैं डिफॉल्टर भी हूं, मैंने कहीं से लोन झूठ भी बोल दिया, सच भी बोल दिया, नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैंक आपकी बात सुन लेता है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट पे चेक करना होता है। ऐसे केस में आपके वो सिबिल पर चेक करेगा। यदि सिबिल आपका अच्छा हुआ, अच्छा किसे कहते हैं, अच्छा कहते हैं 750 से ऊपर, 750 प्लस से 900 के बीच में यदि रहता है तो उसे हम अच्छा कहेंगे। मतलब आप हमारे अच्छे ग्राहक हो सकते हैं। लेकिन अगर यही सिबिल स्कोर 750 से नीचे और 700 से ऊपर है तो एवरेज सिबिल स्कोर कहेंगे, और इससे नीचे वालों को हम कंसीडर कर सकते या नहीं कर सकते। अब हम का मतलब बैंक, जो बैंक जिसके पास गए वो उसकी पॉलिसी पर निर्भर करता है। मान लो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, कि आपकी सिबिल स्कोर किसी भी पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, बड़ौदा, कैनरा, यूको, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंकों में यदि जाते हो तो उनकी अपनी अपनी पॉलिसी है सिबिल स्कोर को लेके, और सिबिल स्कोर से ही आपका ब्याज दर तय होती है। आजकल ये चल रहा है, जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतना ही कम ब्याज। वो बैंक पॉलिसी में, उनके इंटरनल पॉलिसी और सर्कुलर में लिखा हुआ है कि किस 750 से ऊपर वालों को ब्याज दर क्या मिलेगी। यानी हो सकता है आपको 50 पैसे 1% का फायदा हो जाए। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास दो रेंज है। मान लो उदाहरण तौर पर पंजाब नेशनल बैंक कहता है मेरे पास 700 से नीचे के कोई भी लोन हम एप्लीकेशन कंसीडर नहीं कर सकते, हम आवेदन ले ही नहीं सकते। तो मान लो आपके पेपर बहुत अच्छे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके यहां लिखा है कि 700 से नीचे वालों और आपका 699 स्कोर है, तो हम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे और शुरू में ही मना कर देंगे कि हम आपका लोन नहीं दे सकते। अब बात आई है 700 से ऊपर है, 750 से नीचे है, तो आपको सामान्यता जो जनरल एक उनका इंटरेस्ट होगा 1% या 50 पैसे का फायदा होगा, वो कम पे मिलेगा। 750 से ऊपर वालों को और अप टू 900 तक उनको हो सकता है वो ये कहें कि आपको 7.75 या 8% के ब्याज पर मिलेगा। लेकिन वही 750 नीचे वालों के लिए हो सकता है वो कहें आपको 8.5 देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 50-75 पैसे का फर्क आ गया है सिबिल स्कोर के बेसिस पर, क्योंकि बैंक अब आपसे रिस्क में ले रहा है। यानी आपका स्कोर डाउन मींस बैंक का रिस्क इंक्रीज। अगर आपका सिबिल अप तो मतलब बैंक का रिस्क कम, तो इसलिए उसका फायदा बैंक कस्टमर को देता है। लेकिन अगर आपको 700 से नीचे और 600 से ऊपर है सिबिल, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो बैंक लोन नहीं देगा। लेकिन डेफिनेटली और बैंक बहुत से हैं, जैसे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी में आप जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आपको यहां से लोन नहीं मिलेगा तो उनका आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से लेके 18% से लेकर और 28% तक जा सकता है। ये एक रेंज है, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर बहुत डाउन है, तो रिस्क वो ज्यादा ले रहा है, तो ब्याज भी वही ज्यादा लेगा, प्रॉफिट भी वही ज्यादा लेगा, फायदा भी वही ज्यादा लेगा। अब बात आती है लोन राशि हमें कितनी मिली। सब तो बात ठीक है, हमारी आपकी बात सब तय हो गई है, लेकिन हमें हमारी जरूरत जो है वो क्या आप हमें दे पाओगे। तो सीधी सी बात है कि यदि आपको लोन चाहिए तो आपकी पात्रता डिसाइड कैसे होगी, लोन सीमा क्या होगी। तो लोन सीमा तो चलो हम आपको कुछ भी दे सकते हैं पात्रता के अनुसार। यानी पात्रता कहां से डिसाइड होगी, आपकी इनकम के बेसिस पर। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे और ग्राहक से पूछेंगे कि सर आपको आपकी प्रॉपर्टी खरीद कितने की रहे हो। वो कहते हैं कि साहब मैं तो इसे 20 लाख में खरीदा। तो आप ध्यान रखिएगा 80% कम से कम और अधिकतम 90%, यानी कि 20 लाख की प्रॉपर्टी का
80% वैल्यू या अधिकतम 90% तक की वैल्यू का ही हम लोन दे पाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि 20 लाख की प्रॉपर्टी है जिसको आप ऑन रिकॉर्ड लेना चाहते हो, 20 लाख की स्टैंप ड्यूटी पे करोगे, तो 20 लाख का 80% हो गया 16 लाख और 20 लाख का 90% हो गया 18 लाख। तो आपको 16 या 18, कुछ बैंक 16 देंगे, कुछ लोग 18 देंगे, तो आपको 16 या 18 की सहमति हां है। अब एक फैक्टर और भी है, इसमें फॉर्मूला लगे है कि क्या 18 लाख लोन के लिए आपकी सैलरी है, यदि है तो आपको मिलेगा, लेकिन नहीं है तो फिर जो बनेगा 18 से नीचे वो मिलेगा, क्योंकि हमको तो ईएमआई भी तो लेनी है। अब हम ये कैसे मानेंगे कि हमारी पात्रता सैलरी की है या नहीं है? और एक बात ध्यान रखिएगा, जो 80% जो 90% की हमने बात की, जो रेस्ट अमाउंट होगा वो मार्जिन मनी के रूप में आपको देना पड़ेगा। यानी कि 20 लाख का प्रॉपर्टी था और 18 लाख की आपने डील की, तो 2 लाख रुपए आपको अपनी सेविंग्स से देना पड़ेगा। इसको कहते हैं मार्जिन मनी। अभी तो प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 लाख ऑनर को दे पाओगे आप, 18 बैंक ने दिया, 2 आपने दिया, 20 लाख वहां हो गया, शेष राशि मार्जिन। अब लोन अवधि क्या होगी? लोन अवधि होगी अधिकतम 30 इयर्स, इससे ज्यादा नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी यदि आयु कम है, यानी कि बहुत जल्दी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, 30 साल से नीचे की आयु है, तो ही तो आपको रिटायरमेंट तक 30-60 हो जाएगा। तो 60 साल तक तो आपको मुझे किस्तें अदा करके अपनी प्रॉपर्टी फ्री करनी पड़ेगी। तो आपकी उम्र अगर 30 साल है तो आपको अधिकतम 30 साल मिलेगा, यदि आपकी 35 साल तो आपको 25 साल मिलेगा, यदि आपकी 40 साल है तो आपको 20 साल के लिए ही मिलेगा लोन। यानी कि रिटायरमेंट से पहले आपको लोन हमारा खत्म करना पड़ेगा। जो रिटायर्डी हैं, यानी कि जो पेंशनर हैं, वो उनको रिस्क ज्यादा रहता है, यानी उनको कोई चांसेस रहते नहीं है, बट उनके लिए टफ जॉब है। मैंने पहले भी कहा कोई लोन उनको मिलना नहीं है, लेकिन फिर भी जहां पेंशन आती है वहां पर वो कांटेक्ट करें और वो पात्रता वो बैंक बताएगा, उनको ओपन मार्केट में लोन नहीं मिलेगा। अब बात आती है ब्याज दर। हमने बोला था कि ब्याज दर आपके सिबिल पर पड़ेगी, तो ब्याज दर, लेकिन जनरलाइज हम बता देते हैं, अगर किसी का स्कोर 750 से ऊपर है तो उसको ब्याज आज की डेट में मार्केट में 8%, राउंड फिगर 8% पर मिल जाएगा। ये सालाना दर है। जब ब्याज की बात करें तो हमेशा सालाना की बात करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपके क्रेडिट स्कोर पर ही सब कुछ, सिबिल पर यह बहुत निर्भर करता है, इसलिए सिबिल का बहुत ध्यान रखें। अब मैंने आपकी पात्रता, आपकी प्रॉपर्टी, आपके प्रोसेस सब बता दिए। इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो खर्चे होंगे, फाइल चार्ज और प्लस आपके एडवोकेट सर्च रिपोर्ट, ये आपको बैंक के जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत पे आपको स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जो फाइल चार्ज है, जिसमें आपका लीगल और टेक्निकल आता, 2 ही चीजें आती हैं, लीगल और टेक्निकल। लीगल का मतलब है जो आपने प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वो बैंक का वकील इस बात का सर्च करेगा, आपके रजिस्ट्रार ऑफिस जाके उसकी सारी नकल निकालेगा, बी कॉपी ट्रू कॉपी निकालेगा, उस पर खर्चा आएगा और एक उसकी फीस होती है जो आपको स्वयं पे करनी होती है। ऐसे ही टेक्निकल जो टीम आएगी उसका काम है कि आपकी जो बिल्डिंग है, यानी कि जो आप खरीद रहे हैं, उस बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, उसमें सारा कुछ लिखा होता है, वो बैंक को सबमिट करता है कि एक्चुअल वैल्यू इसकी ये है। उसी आधार पर ये बैंक तय करता है कि हम उस वैल्यू का 80 to 90% फंडिंग करेंगे। इसके अलावा जब लीगल और टेक्निकल दोनों रिपोर्ट अपनी दे देंगे तो इसका फीस भी आपको एडवांस में देना पड़ेगा। और इसका यह अर्थ नहीं है कि आपने फीस जमा की है कि आपका लोन हो ही जाएगा। यह सब एक पेपर प्रोसेस है। यदि पेपर शुरू से लेके और एंड तक सब कुछ अच्छा रहा, कहीं कोई नेगेटिव या हाइड आपने नहीं किया, कोई तथ्य छिपाए नहीं, या आपके अनजाने में या मकान मालिक ने कुछ छिपा रखा है, वही रिपोर्ट में आएगा, तो आप बैंक से दावा ये नहीं कर सकते हो कि साहब मेरा लोन नहीं किया तो मुझे, क्योंकि वो बैंक ने पैसा नहीं लिया, वो उसने उसकी मेहनत किया, उसने इसकी रिपोर्ट दे दी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई आपको डाउट है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा, जो कि मैंने पहले भी बोला, कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
करना ना भूलें, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा कि मैंने जो इंफॉर्मेशन आपको दी है वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। और यदि कोई सजेशन भी है तो आप दे सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को इंप्रूव करूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।